हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक टर्म्स। अब यहाँ पर कन्वर्जन है बहुत सिंपल सा। यहाँ पर आपको पिकोमीटर और एमजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कन्वर्जन जानते हैं तो चलिए देखिए, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। देखो अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, देखो 28.7 पिकोमीटर है, ठीक, पिकोमीटर है। मीटर में थोड़ा कन्वर्ट करके देखते तो हम सभी क्या जानते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 मीटर। क्लियर, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 28.7 1 पिकोमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2.87 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। सर ये कैसे हुआ, कुछ नहीं, मैंने एक 10 का डिवाइड कर दिया तो कितना 10 बचा, देखो -11 बचा, पहले 12 था, एक कम हो गया तो 11 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक। चलो दूसरा देख लेते हैं भाई। तो दूसरा है आपका 15.15 फिर से पिकोमीटर है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊं आपको, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट पहले ही खिसका दूंगा, देखो ऐसा 1.51 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। सर नहीं आया समझ में, डायरेक्ट क्यों कर दिया, चलो करके देख लेते हैं एक बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 15.15 इंटू 10 की पावर -12 है। तो मैंने एक 10 का डिवाइड कर दिया, देखो वही बन गया। सही है, बहुत इजी है ना। चलो अब आगे चलते हैं। आगे है अपना कौन सा, 25365। ओ भाई बहुत नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 25365 mg में गिवन है। तो अब ये थोड़ा सा नया आपके लिए। तो चलो इसको थोड़ा कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। कैसे, ये पिकोमीटर का हो गया, यहाँ पर मैं किलोमीटर वगैरह लिखता हूं, मतलब ग्राम वगैरह किलोग्राम। तो हम सभी जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 किसका, mg का। ऐसा होता है, mg का होता है यार। पहले ग्राम तो लेके आओ फिर mg पे स्किप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे ऐसा होगा ग्राम, फिर एक mg कितना होता है, 10 की पावर 3 mg होता है। ऐसा होता है ना, सही कह रहा हूं। ये अपन इस साइड जा रहे हैं, ध्यान रखना, अपन क्या कर रहे हो, बड़े से छोटे पर जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं kg के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऐसा डायरेक्ट। अगर मैं mg में जाना चाहूं तो 10 की पावर -6 mg हो सकता है क्या, ये ऐसा। बड़े से छोटे पे जाओगे तो पॉजिटिव होता है, अगर छोटे से बड़े पे जाओगे तो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। हम छोटे से बड़े पर जा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, फिर से सुन लो। ये mg है ना, हम mg से kg पर जा रहे हैं, ठीक है। अगर kg से mg जाते, ठीक है, तो क्या आता, ये पॉजिटिव आता, जैसे कि हम ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर पॉजिटिव 6 mg लिख सकते हो, क्योंकि हम छोटे से बड़े पर जा रहे हैं तो आपका जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो, इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो 25365 इंटू 10 की पावर 6, माइनस लगाना पड़ेगा, पर छोटे से बड़े पर जा रहे हैं, kg। क्या हुआ, 3 और 3 6, तो यहां पे 6 लिखा। क्लियर, चल तो इसको आप क्या करो और अच्छा बेसिक टर्म में लिखो। तो 1 2 3 4, तब अपना अगर दो तुम 4 पॉइंट खिसकाओगे तो 2.365 इंटू कितना खिसका दिया, 4, तो 6 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 kg, ऐसा हो जाएगा। ग्राम में लिखने के लिए क्या करें सर, 3 खिसका दो, क्या करो 3 खिसकाना, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्राम पे अगर जाना है तो। क्लियर, तो 3 ही तो उसमें डिफरेंस है, तो इतना आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया kg, ये हो गया अपना कौन सा था, ये मिली, ये अपना था मीटर, ये ऐसा आ गया, ठीक। पिकोमीटर से मीटर हो गया, mg से kg हो गया, यही पूछा था, कितना इजी है। कन्वर्जन जरूर याद रखें, ये आपका कन्वर्जन है। क्लियर,
समझ में आ गया। और बेसिक टर्म भी होते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। क्लियर? इस चैप्टर में अपन ने यही पढ़ा था। चलो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो भाई नंबर ऑफ एटम की बात है, देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम और बाकी के सारे एलिमेंट है ना। तो क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ। यहां पर आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक, सभी को पता होना ही चाहिए क्योंकि सबसे बेसिक फॉर्मूला वो है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि जो मोल्स होते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये क्या हो गया। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या क्या है, सिर्फ ग्राम में है सर, नंबर की तो बात ही नहीं हुई, तो आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो होता है आपका गिवन वेट, तो GW लिखता हूं मैं जिसको, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो MM लिख दे रहा हूं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस फॉर्मूले को कृपया करके बहुत ही अच्छे से याद रखें। एक और फॉर्मूला होता है, वो वॉल्यूम के लिए होता है, गैसेस का 22/4 वाला, ठीक है, 22/7 वाला, तो वो उसको अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको लगेगा नहीं। क्लियर? चलिए सीधी बात, अब अपन डायरेक्ट आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर किसके पास होंगे, ठीक है, उसने दिया है आपको ग्राम में, तो ये वाला अपन क्या लगाएंगे, एक्सप्रेशन लगाएंगे। चलो यहां पर किसकी बात कर लेते हैं, AU की, और फिर Na की, लिथियम की, फिर क्लोरीन की। चलो करके लिखते हैं। AU मतलब गोल्ड, यहां पर गोल्ड की बात हो रही है। मास कितना होगा इसका, मास मतलब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो कितना होगा, यहाँ पे 196.9 कुछ होता है, तो 197 ले लेते हैं, किसमें, ग्राम में होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। यहां पर ये किसकी बात चल रही थी, मॉलिक्यूलर मास की, है ना। अब मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूं, फिर बाकी का अपन डायरेक्ट करेंगे। क्लियर? तो यहां पर देखो गिवन वेट, तो यहां पे मैं लिख दूं G वेट, कितना दिया, देखो सभी का 1 ग्राम है, तो यहां पे 1 ग्राम AU का है। क्या करना है, मोल निकालना है। मोल कैसे निकालोगे, देखो तो मोल निकालूंगा मैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इज इक्वल टू, वाला रिलेशन लगा रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यही होगा। इसको मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, इसको पता ही होगा कि एवोगाड्रो नंबर 6.022 ठीक है, वह होता है। तो यहां पे इसको निकालो जरा, तो कितना आएगा, देखो 1/197 इंटू Na, ठीक है, ये आएगा, इज इक्वल टू आ गया नंबर ऑफ एटम। आप ध्यान से सुनो, कई लोग इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करके ना टाइम वेस्ट मत करना। क्यों? क्योंकि देखो सारे के सारे चीजें एक ही है, उसने वैल्यू नहीं पूछी, तो अपन एक तरीके से निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं, अपन किसका देख लेते हैं अब, Na का। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सोडियम का जो मास होता है वो होता है कितना, 1 ग्राम के लिए तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका सोडियम के लिए। चलिए आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आगे है आपका कौन सा, लिथियम। तो चलो लिथियम के लिए भी लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 3 और उसका मास 6 हो जाएगा, तो गिवन नंबर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू Na इज इक्वल टू हो गया N। ये होगा किसके लिए, लिथियम के लिए। चलिए अब तो समझ में आ रहा होगा ना, डायरेक्ट कर पा रहे होगे आप सभी। ये हो गया आपका लिथियम के लिए। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, क्या ये सिर्फ एटम्स हैं, ये एटम है, ये एटम है, ये भी एटम है, ठीक है, तो ये सारे के सारे एटम हैं। तो यहां पे अपन मास भी जो पुट करेंगे वो क्या करेंगे, एटम का मास पुट करेंगे। चलो सर ये क्यों बताया, तो देखो यहां पर ये क्या है, ये है आपका मॉलिक्यूल, ये है आपका मॉलिक्यूल, ये बना किससे होगा, Cl और Cl से, मतलब 2 एटम से बना होगा, तो मास भी किसका लगेगा, दोनों एटम का लगेगा। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो तो अब देखो 1 क्योंकि गिवन वेट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 2 इंटू 35.5, 2 इंटू 35.5 इंटू Na इज इक्वल टू N। सही चल रहा है, सही चल रहा है ना एकदम, ठीक है, बस यही करना था। चलो ये किसका आ गया, ये आ गया आपका Cl2 के लिए, ये हो गया लिथियम के लिए, ये हो गया सोडियम के लिए, और ये हो गया आपका गोल्ड के लिए। सही है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। 1 ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है वो बता देता हूं। देखो यहां पर मुझे जो 1 दिख रहा है, ये सारे के सारे में क्या है, कांस्टेंट है, 1 1 1। एक और चीज कांस्टेंट है, कौन सी, Na, और ये Na, और ये Na, और ये Na। तो मतलब जो वैल्यू है वो लगभग 2 चीज कांस्टेंट है।
अब ध्यान से देखना, जो डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू उतनी छोटी आएगी। सही कह रहा हूं ना? ठीक है, देखो 1 को डिवाइड करोगे 197 से तो 0 0 कुछ आएगा, 3 0 तो आ जाएंगे कम से कम, क्यों? क्योंकि 100 डिवाइड हो रहा है लगभग, है ना? तो यहां पर देखो आपके पास ये वाली जो वैल्यू आएगी सबसे स्मॉलेस्ट आएगी, स्मॉलेस्ट आएगा नंबर, यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है। अब वहीं पर अगर आप इसका उल्टा देखें, सबसे छोटा डिनोमिनेटर जो रहेगा उसकी वैल्यू इन सब से सबसे बड़ी आएगी, आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 23 है क्या? नहीं है। क्या आपका 6 है? बिल्कुल सबसे छोटा है वो। क्या आपका 1/2? 2 अकेला मत देखो, 35.5 भी है तो 71 है लगभग वो। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू किसकी सबसे छोटी है? लिथियम की। ठीक है, तो यहां पर जो आपका वैल्यू आएगा, ये जो क्या आएगा? एकदम लार्जेस्ट आएगा। और क्योंकि Na तो सेम ही है, Na तो किसी में बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इनटू तो लगभग Na का जो वैल्यू है वो तो एक ही वैल्यू रहेगा, तो वो भी एक बार लिख देता हूं। कितना आएगा देखो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो बस आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस में रहेंगे? आपके लिथियम में रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? आपका लिथियम जो होगा इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उसको थोड़ा सा, अगर जिसके पास टाइम है तो वो क्या करे, ये नंबर लेके सब में इंटू करके देख सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा और छोटा सा बताऊं, ये जो 197 है उसको 197 मत मान लो, 200 मान लो। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट 200 मान लो और फिर इसका डिवाइड करो, तो ये कितना आएगा देखो, 0.3 आएगा, आएगा लगभग लगभग इतना ही आएगा। अब इसका देखो, अगर 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 इंटू 10, 1.022 इंटू 10 की पावर इतना कुछ आएगा लगभग, आएगा, है ना? तो यहां पर क्या बड़ा आ रहा है आपका? 1 की वैल्यू आ रही है, यहां पे तो 0.0 आ रहा है। बस दो देखो, और कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद आएगा आपका सोडियम का। तो मैं ऐसे लिखना चाहूं, अगर ऑर्डर लिखूं तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा आपका सोडियम का क्योंकि 23 है, फिर होगा आपका कौन सा? ये, क्योंकि लगभग 71 है, तो ये कौन सा है? अपना क्लोरीन गैस। और फिर है आपका कौन सा लास्ट में आएगा? Au का। ये जो ऑर्डर, ऐसा कुछ ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, अगर ऑर्डर कभी पूछ लिया उसने तो ऐसे। क्लियर है यहां पे? तो ये वाला क्वेश्चन 28 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन है? अब यहां पर है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.040, एज्यूम दैट डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। मतलब उसने क्या क्या गिवन देके रखा है, तो सबसे पहले तो हमको वो ही लिखना चाहिए। क्या है देखो, गिवन है हमारा, यहां पर आपके पास है मोल फ्रैक्शन, तो उसको मैं लिख सकता हूं चाई बी मेरे पास गिवन है कितना, इज इक्वल टू है 0.040। और वो किसका था? एथेनॉल का था। सॉल्यूशन किसका है देखो, लगभग वाटर का है, एथेनॉल इन वाटर है, तो वाटर थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए अपन ने उसको बी में रखा, चाई बी रखा। क्लियर? कभी कभी लगता है लोगों को कि चाई ए क्यों नहीं सर, चाई बी क्यों? क्योंकि बी को अपन ज्यादातर सॉल्यूट को शो करते हैं, है ना? तो चलो, ये अपने पास है। और डेंसिटी उसने क्या बोल के रखा है कि जो आपकी डेंसिटी है, जो आपकी डेंसिटी है वो इक्वल 1 चल रही है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें अगर थोड़ी सी कि यहां पर मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा मेरे ख्याल से। मोलैरिटी क्या होता है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है, ये आपका L सॉल्यूशन इन लीटर होता है, यही बोल रहा हूं, है ना? तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या नहीं है। मोल्स कैसे निकलता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। वो है क्या? नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है क्या? वो हम लगभग निकाल ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब अपन इसको निकालें कैसे, थोड़ा सा सबको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो आप ध्यान से देखना, हमारे पास मोल फ्रैक्शन तो है ना। मोल फ्रैक्शन होता क्या है देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं तो जो चाई बी है वो क्या होता है? वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यही होता है। ठीक है, अब यहां पर NB क्या था हमारा? Na क्या है? Na सॉल्वेंट है और NB क्या है अपना? तो मैं आप कंफ्यूज ना हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं देखो A प्लस B। ठीक है, तब जब मिला के बना रहा होगा कोई सॉल्यूशन, तो A क्या है हमारा? यहां पर अपन सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं और जो B है उसको अपन सॉल्यूट लेके चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए, अब यहां पे क्या मैं यहां से Na निकाल सकता हूं।
ठीक है। तो हम सभी जानते हैं Na के लिए लगेगा आपको मॉलिक्यूलर वेट और गिवन वेट। अब गिवन वेट तो है ही नहीं किसी भी चीज का, तो ध्यान से देखते रहना आप कैसे निकाल सकते हैं गिवन वेट। अब यहां पर क्या बोल रहा है ना, डेंसिटी पे ध्यान दो, सिर्फ डेंसिटी का खेल है यहाँ पे। डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी का सारे फॉर्मूले यहां पे लिख रहा हूं तो यहीं पे लिख देता हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। तो डेंसिटी उसने अगर 1 कर दिया, ध्यान से देखना, अगर डेंसिटी 1 कर दिया तो क्या यहां पर इफ D इज इक्वल टू 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जितना भी होगा वो इक्वल हो जाएगा मास के। सही है, सही है, एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो देखो, तो डेंसिटी किस में निकलता है, लगभग 1000 ml में, लगभग 1000 ml में निकलता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो 1000 ml है वो इक्वल क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम लिख सकता हूं इसको फिर मैं, क्योंकि डेंसिटी तो 1 चल रही है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया पता है, Na अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास चाहिए गिवन वेट, तो गिवन वेट ऑफ वाटर कितना है 1000, डिवाइड बाय क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, तो लगभग इसको कैलकुलेट करोगे तो 55.5 जो है आपका ये आएगा मोल्स ऑफ, क्या आ गया, ये वाटर आ गया। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहां पे चाइवी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी, 0.040, 0.040 ये था, इतना ही था। चलिए आगे चलते हैं। 0.40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NB नहीं पता, वही निकालना है तो NB रख दिया ऊपर, डिवाइड बाय, इसको मैं आप लिख रहा हूं 55.5 प्लस NB, समझ गए होगे, Na की वैल्यू आई ना हमारी, ये वाला फॉर्मूला है ना, ठीक। चलो इसको फॉर्मूला को पुट करते हैं तो कितना आएगा, 0.040 इंटू 55.5 प्लस NB 0.040 इज इक्वल टू NB की टर्म एक साइड लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, 0.040 इंटू 55.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NB माइनस क्यों है, ये प्लस था, इक्वल के उस साइड चला गया तो माइनस आ गया। चलो देखो तो ये कितना हो जाएगा, 0.040 NB। क्लियर है। अब यहां से NB की वैल्यू निकाल ही सकते हो, तो जो आपकी NB की वैल्यू आने वाली है वो कितना आएगा, लगभग 2.13 आएगा आपका मोल्स, 2.31 जो आएगा आपका मोल्स आएगा, इतना आएगा, 2.31 मोल्स आ गए। क्लियर, इतना तो सब एकदम कैलकुलेशन ही है। क्लियर, चलिए अब अपने पास मोल्स आ गए, और अपना मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो 100 ml मतलब 1 लीटर, तो लिख दो डायरेक्ट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, चलो एक और रिलेशन निकाल के देखते हैं। अगर यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाए, फिर से यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर देखो जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपका 1 लीटर हो तो वैल्यू 1 हो गई, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मोलैरिटी है वो मोल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही केस है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो आपका मोल्स आया, मोल्स ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ एथेनॉल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर m की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2.31 मोलर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो दो रिलेशन देखे हमने कि अगर यहां पर डेंसिटी 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर यहां पर वॉल्यूम 1 हो जाए तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स हो जाएगा। क्लियर है, मजा आया ना। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है मजे मजे में, रिलेशन बना के। क्लियर है, ठीक है। इसको इतना लिखो, गिवन को मत भूला करो कभी, क्योंकि गिवन ही जो है ना आपका आधा क्वेश्चन को वो सॉल्व करा देता है, वही है। क्लियर है, चलिए ये वाला फॉर्मूला जोन लिख लेना ऊपर, यहां पे लिख लेना फॉर्मूला जोन FZ। क्लियर, चलें आगे। चलिए अब अपन बात करते हैं 30 क्वेश्चन। देखो अब हम किस पे चले थे, 10, 20, 30 पर आ चुके हैं, है ना। यहां पर बोल रहा है व्हाट विल द मास ऑफ 1 C12 एटम, ठीक है। ये पूछा, मतलब क्या है आपको यहां पर C12 एटम का, एक एटम का आपको क्या बताना है, मास बताना है, ठीक है। तो चलो निकाल के देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन है, एक कार्बन है, एटम की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो जब भी याद रखना, जब भी आपकी नंबर की बात होती है, नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब क्या होता है आपका, वो कुछ नहीं होता, या तो एटम ले लो या तो आप मॉलिक्यूल ले लो यहां पर,
या फिर आप अपने आयंस ले लो, तो अपन उसको एंटिटीज बोल सकते हैं, कोई भी चीज आयंस। जब भी नंबर ऑफ एटम की क्या बात होती है, एंटिटीज की बात होती है, तो हम कितना बोलते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, कितने नंबर ऑफ आयन होंगे, तो अपन क्या बोलते हैं भैया Na नंबर होंगे, एवोगाड्रो नंबर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम का मास होता है। ठीक है, एक कार्बन जो होता है वो 12 ग्राम का होता है। क्लियर है? तो अगर और थोड़ा सा रिलेशन कि मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है उसके अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इसके अंदर होंगे। सही है, सही है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, तो जब एक एटम की मैं बात करूंगा तो उसको मैं मान के चलूंगा कि भैया x ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर एक एटम होगा। ठीक है, तो एक एटम के लिए मैंने x ग्राम मान लिया, तो अब x की वैल्यू निकाल लो, बहुत इजी है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, अल्टा पल्टी करनी है, तो x इज इक्वल टू इसको ऊपर बाकी सबको नीचे, तो कितना दिख रहा है 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना इजी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर लगभग जो है 6 जा आपको दिख रहा है 6 जा आपको दिख रहा है 12। क्लियर? तो यहां पर 0.22 भी तो ज्यादा है, तो लगभग यहां पर 2 वैल्यू तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा आपका 1.99 इंटू ये 10 जो है ऊपर जाएगा तो -23, ये हो जाएगा आपके पास ग्राम। तो ये आया क्या, फिर से सुनो एक बार, एक कार्बन के अंदर 12 ग्राम उसका मास होता है, द मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम होता है। क्लियर? चलिए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। तो अब एक एटम का मास कितना होगा, तो वो तो कितना होगा, लगभग अपन ने मान लिया x ग्राम, तो उसको फिर x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा, कितना इजी था। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया आपका, द मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, C12 एटम, ये आ गया आपके पास। कितना इजी था, बहुत इजी था ये वाला। ठीक है, बस थोड़ा छोटू सा दिमाग लगाना था। क्लियर है? चलें आगे, चलो चलिए अब अपन बात करते हैं आपका 31, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जैसा कुछ दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इस चीज के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या सर तुम लोगों को पूछना चाहिए, क्या मुझे इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारा डिवाइड करके करना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ एक चीज देखेंगे, लीस्ट प्रिसाइज टर्म। ठीक है, लीस्ट प्रिसाइज सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे हम। क्लियर? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि कोई ऐसा डिजिट पकड़ लो, डिजिट मतलब ये वाला, कोई ऐसा डिजिट पकड़ लो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, यहाँ पर लगभग 4 से ज्यादा तो दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। यहाँ पर कितने हैं, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखो आपको 3 दिख रहे हैं, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 ही है, ये लगभग आपका 4। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4 और ये 5 भी गिन लें, क्या गिन लो। तो लगभग आपके पास मतलब कि सबसे छोटा जो दिख रहा है आपको, वो आपको दिख रहा है 3, अगर आप इन सब में से गिनना चाहोगे। ठीक है, तो लगभग ये 5 दिख रहा है, ये आपको 4 दिख रहा है लगभग, और ये आपको दिख रहा है पूरा। अगर 0 भी गिनोगे तो कितने होगा, 5 हो। ठीक है, तो आपको सबसे छोटा नंबर क्या सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं कि 3 होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका आंसर कौन सा होगा, 0.112। तो इसमें क्या पूछा था, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट शुड बी प्रेजेंट, कितने हो सकते हैं आपके आने वाले आंसर में, तो वो लिखोगे आप 3 हो सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खुद कर लोगे। अब कैसा है, यहां पर आपको दिख रहा है सेकंड वाले में कि 5 इंटू कर रहा है 5.364 से, ये आपकी रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर रिएक्शन कह रहा हूं, यहां पे देखो केमिस्ट्री की बातों में रिएक्शन आ गई, यहां पर ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्या अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे मैं बताता हूं, वो कहेंगे कि सबसे लीस्ट जो नंबर है ना सर, सबसे लीस्ट जो नंबर है वो है आपका 5। ठीक है, तो याद रखना एक बात, सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं हम, और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर यहां पर एकदम एक्चुअल डिजिट दिख रही है ऐसा,
5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो उसके अंदर होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पूरा 0 0 जहां पे लेके जाना कर दो, ठीक है। यहां तो आपने कौवे उड़ा दिए सर, ऐसा कुछ नहीं। देखो तो मतलब अगर आपका डिजिट जो है एकदम एग्जैक्ट है तो वहां पर इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर देखना होना चाहिए वो होगा 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर जो रहेगा आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास रहेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ऐसा रहेगा क्योंकि यहां पे इन्फिनिटी होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन्फिनिटी होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा लिख दूं, या फिर एस एफ की पावर एन। अब भैया वो जहां रोक दे, सिग्निफिकेंट फिगर है एस एफ। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। अब आगे अपन इसकी बात करते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे डेसिमल है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखना ये क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड में क्या करोगे, जितने डेसिमल होंगे ना, जितना लीस्ट डेसिमल होगा उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो लीस्ट डेसिमल कौन सा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सारे के सारे जो हैं, देखो ये भी 4 नंबर डिजिट दिख रहा है, ये भी 4 नंबर डिजिट दिख रहा है, ये भी 4 नंबर डिजिट दिख रहा है। इसका 0 काउंट मत करिएगा, है ना। तो सारे डिजिट जो हैं वो 4 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो लीस्ट क्या नंबर है, एक ही तो नंबर है सर 4, ठीक है। तो यहां पर क्या आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। तो यहां पे मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, पहला आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, और आपका एक एडिशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो ध्यान से देखना, इन दोनों के दोनों में आप लीस्ट चीजें देखोगे, लीस्ट नंबर देखेंगे, ठीक है। बस एडिशन में आप थोड़ा डेसिमल पर ध्यान दें, डेसिमल पर थोड़ा सा क्या करेंगे अपन, फोकस करेंगे, ठीक है। तो बस दोनों चीजें हैं, इससे आपका जो है सारा का सारा ये वाला क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। क्लियर यहां तक, ठीक है। लीस्ट नंबर पर जाना है ना। चलो अब आगे चलो, देखो 32 क्वेश्चन है यहां पर। यूज द गिवन डाटा इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग अर्गन आइसोटोप्स, ठीक है। यहां पर आइसोटोप दिया गया है आपको अर्गन का, AR का, ठीक है, या PIT नहीं AR का बस, ठीक है। तो AR का आपके पास दिया है ना, ये आइसोटोप है आपके पास 36 38 40, मतलब 36 38 40। यहाँ पर ये सारे के सारे 3 आइसोटोप है। तो अब क्या करना है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप कुछ ना करें, ये आपके पास दिया हुआ है क्या, उनके मोलर मास। इन आइसोटोप के मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मास नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। और ये आपके पास अबंडेंस दी गई है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। क्या लिखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा, मास क्या निकल के आएगा। तो वहां पर मैं लिखूंगा कि परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं परसेंटेज अबंडेंस, जितना आपको नेचर में पाया जा रहा है वो, इनटू उसका कर दोगे मोलर मास, इनटू उसका मोलर मास कर देना, ठीक है। और ऐसे करते ही जाना, फिर दूसरे वाले का परसेंटेज अबंडेंस इनटू मोलर मास, फिर उसके दूसरे वाले का परसेंटेज अबंडेंस इनटू मोलर मास। तो ऐसे करके n नंबर जितने आपके पास हैं उतने, क्योंकि यहां पर 3 है तो अपन तीनों का करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो बस कर दो डायरेक्ट, और क्या ही दिक्कत है। चलो अपन निकाल के देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 35.96, तो 35.9675 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना, देखो 0.0337। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। परसेंटेज अबंडेंस है ना, तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज में से निकाल रहे होगे, परसेंटेज में से नहीं चाहिए हमें किस में से चाहिए, आपको सिर्फ इसका मास चाहिए थोड़ा बहुत। तो डिवाइड कर दो 100 से, इसमें भी डिवाइड कर दो 100 से, इसमें भी डिवाइड कर दो 100 से। देखो भाई, परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 100 से, ठीक है। लेकिन हमें इसका परसेंटेज जो टर्म है वो हटाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 100 से, है ना। तो वही करा है मैंने, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 100 से, ये हो गया, प्लस कर दो। अब प्लस दूसरे वाले का ले लो, ये कितना है, देखो 37.9627, 37.9627 इंटू अबंडेंस कितना है, देखो 0.063 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0.0 है ना, 6 मत समझना। इन प्लस तीसरा वाला देखो कितना है, 39.9624, 39.9624 इंटू
यहाँ पर इसको मैं करूँगा 99.600 डिवाइड बाय 100, तो लगभग ये 100 ही दिख रहा है लगभग ये क्या दिख रहा है आपको, 100 ही दिख रहा है। तो अब क्या करो, देखो इसको और सिंपल करना है ना, तो इस वाली टर्म को डिवाइड कर, तो कितना आएगा 0.359 इंटू 0.337 प्लस 0.379 इंटू 0.063 प्लस 0.399 इंटू 99.600। सही है, ये क्या हो गया सर? तो देखो क्योंकि ये इंटू में था तो या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ ना 100 से, इंटू में है, प्लस में होता तो बात अलग होती, प्लस में फिर मेरे को एलसीएम निकालना पड़ता। ठीक है, अब मैथ नहीं बताऊंगा मैं इधर, क्लियर है? तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वैल्यू है ना वो लगभग 39.9 आएगा। ठीक है, और उसको अपन लगभग सिमिलर लिख सकते हैं 40 के। क्लियर? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मोलर मास, मतलब या फिर बोल सकता हूँ एटॉमिक मास किसका, आपका यहाँ पे अर्गन का। क्लियर है? निकालना क्या था, मोलर मास। ठीक है, तो ये अपना ये आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया? अब क्योंकि मोलर मास लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरेज मोलर मास, या फिर मोलर मास निकालने का फॉर्मूला, एवरेज मत लिखो। क्लियर है, समझ में आएगा? तो परसेंटेज अबंडेंस जो होगा उसका इंटू कर दीजिएगा आप उसके मोलर मास से, आइसोटोप के, और जितने आइसोटोप हैं उन सब में ऐसे करते जाना। ठीक है, जैसे आपने दोनों को इंटू किया, परसेंटेज अबंडेंस इंटू मोलर मास, फिर दूसरे वाले का सेम प्लस करना, फिर सेम प्लस करना तीसरे वाले का, ऐसे कर करके आगे चलते जाना। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 39.9, जिसको मैं लिख सकता हूँ लगभग 40 ऐसे। अब एक और बात बताओ, कोई ऐसी चीज बताओ जिसका, अब ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये वरना खत्म हो गया। कोई ऐसी चीज बताओ जिसका मोलर मास भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। चलो चलो चलो, ये आपके लिए होमवर्क थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए ना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब 33 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने आपको एक बार फिर से करके दिखाया है, उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आपसे ये वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके दो, फर्स्ट वाला और आपका थर्ड वाला यहाँ पे छोड़ रहा हूं अभी के लिए, बस कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, और ये वाला बता रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ यू है, यू जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर है? ठीक, तो अब यहाँ पे मैं एवोगाड्रो नंबर जो रहेगा आपका उसका यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं एन ही लिखूंगा क्योंकि वो आप वैसे भी लिख के आओगे तो सही होगा। चलो, यहाँ पर 52 यू है, 52 यू की बात चल रही है, इसको मैं यूनिफाइड ही बोल सकता हूँ, यूनिफाइड, जिसको अपन बोल सकते थे, अब के टर्म में बोलते हैं इसको AMU वाला टर्म, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब यहां पर जब अपन इसको निकालेंगे, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि एक एटम, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कि 1 एटम का जो मास है वो 4H, आपका H ही है ना, हीलियम AMU होगा, या फिर मैं 4U लिख सकता हूं। ठीक है, एक एटम का जो मास आता है कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट कैसे करते होंगे सर, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, याद है वो वाला फॉर्मूला? तो यहाँ पे पुट होगा वो। क्लियर है? तो जब उसको कैलकुलेट करोगे आप पूरा तो इतना आएगा, है ना, लगभग इतना ही आएगा। समझ गए? चलो, तो ये हो गया। अब इसको कैसे कैसे करते होंगे। अब एक एटम का जो मास है वो लगभग 4U होता है ओरिजिनली। अब यहां पर उसने पूछा है तो कितने एटम हो सकते हैं 52U के अंदर, है ऐसे करना है। तो अब क्या करें सर, चलो देखो, तो इसको क्या करना है, एक्स के एटम निकालने, तो भैया एक्स एटम के अंदर, मतलब जब उसका 52 था तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, तो एक्स एटम के अंदर होंगे यहाँ पर 52 डिवाइडेड बाय 4। ये कैसे आया, देखो, इसको इधर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, 52 को ऊपर ले आओ। ठीक है, समझ गए होगे, ये तो बहुत बेसिक है। मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया, इसको नीचे ले आया और इसको इधर ले गया, बस। तो कायदे से कैसा आएगा, 52 इंटू 1 एटम डिवाइडेड बाय 4U, है ना, एकदम बेसिक चल रहा है। इसको इससे काट सकते हैं क्या, 4 1 जा 4, बच गया 1, 4 3 जा, तो मतलब एक्स एटम। तो अब यहां पे आपका देखो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला के आंसर आ गया कि 52U के अंदर, 52U के अंदर होंगे 13 एटम। ये आपका आंसर है। कितना इजी आंसर था, समझ गए? अब बाकी के भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने एक का करा, दूसरे का कैसे करेंगे, यहां पर 52 मोल्स है। अब भाई
आपको क्या करना है, ऑफ AR। अब आप AR का मास ढूंढना चाहो, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, तो चलो मैं बता देता हूं कैसे करना है। यहां पर पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो फॉर्मूला क्या होता है अपन का सभी को पता होगा कि मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, देखो 52 इंटू Na इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ एटम। ये आ गया आपका, देखो खतरनाक। ठीक है, आ गया। ये देखो इसका कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, इंटू 52 करोगे तो आपको इसका भी मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम एग्जैक्ट मिल जाएंगे। अब इतना बड़ा सॉल्यूशन करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा ना, है कि नहीं। तो लगभग क्या करना, यहाँ पे 6 का इंटू कर देना और 0.22 का अलग से कर देना, तो वो आ जाएगा, है ना। या फिर एक काम करो, क्या कर सकते हो, एक और इसको डिवाइड में ले जाओ, ऐसे 6022 डिवाइड में क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 10,000 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या करना, ये 3 है, ये 3 काट दो, 6022 इंटू 10 की पावर 20 लिख लेना और फिर इंटू 52 कर देना। तो ये शायद आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, पॉइंट में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं 52 ग्राम ऑफ He। तो लगभग एक बात बताऊं, ऐसा बनेगा, देखो ये वाला बनेगा ऐसा फॉर्मूला। कैसे बनेगा सर, देखो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये तो चाहिए ही नहीं, ऐसे तो मतलब ही नहीं, हमें नंबर चाहिए, तो N अपॉन Na। हा, यह भी निकाला था अपन ने पिछले वाले, है कि नहीं। चलो देखो, गिवन वेट 52, मॉलिक्यूलर वेट 4 इज इक्वल टू N अपॉन Na। तो ये कितना हो गया 13 इंटू 13 कैसे आ गया सर, रट के रखे हो क्या, 13 अभी आइए, इंटू Na इज इक्वल टू N। ये देखो, अब अगर उसने पूछ लिया इसमें से कि किसका सबसे ज्यादा एटम होगा, मान लो ये आपका मल्टीपल चॉइस है, तो क्या लगाओगे, 13 बड़ा है या आपका 13, इसके तो सिर्फ एटम 13 आए हैं, और ये कितना है आपका 52 इंटू Na आया, तो आंसर क्या होगा आपका AR। इसके ज्यादा एटम आएंगे। क्लियर है, समझ गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपसे वो मल्टीपल चॉइस ही पूछ सकता है तो ये आपका ये रहा आपका हीलियम, बस इसमें AMU वाला था। क्लियर है, समझ गए। चलें आगे 34 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 की गुत्थी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ, क्या है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, अ वॉल्यूम ऑफ इतना लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी इतने ग्राम। कैलकुलेट क्या करना है, empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula। तो ये सब चीजें करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। समझ में आ गया कि इंपेरिकल निकालना है, मोलर मास ऑफ गैस निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए क्या करता हूं, इनको हटाता हूं, तो 1 2 3 हट गया, जादू। यहां पर अपन चलो इसको सॉल्व करते हैं, मस्ती बहुत हो गई। वेल्डिंग फ्यूल ऑफ गैस, ठीक है। तो गैस को मैं मान ले रहा हूं एक्स कोई गैस है, ठीक है। तो मैं जी लिख देता हूं, चलो एक्स कोई गैस है जो जिसके अंदर क्या क्या है, देखो इसके अंदर है आपका एक कार्बन और इसके अंदर है आपका हाइड्रोजन। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, है ना। चलिए भाई, इसके अंदर दो चीजें हैं। अब जैसे ही, सिर्फ दो ही चीजें हैं, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, जैसे ही इन्होंने क्या कराया, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न कराया, तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन बना रहा है विथ कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं, ठीक। तो कितने कितने बना रहा है वो मैटर करता है। तो यहां पर 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और यहां पर क्या बना रहा है, देखो वाटर बना रहा है 0.690। एक अच्छी चीज बताऊं, चलो बताता हूं, कि जब भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही निकलता है ना। तो यही बना है। चलो अब यहां पर अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी, जब ध्यान सुनना, जब इसका 10 लीटर था STP पर, STP मतलब कि सारे स्टैंडर्ड कंडीशन पर, टेम्परेचर आपका 273, प्रेशर आपका 1 बार 1 ATM, इतना, ठीक है। तो इतना, अगर केल्विन है तो ATM में लेके चले, ये इतना है। तो जब इसका मेजर करा, वे कितना आया, इसका 11.6 ग्राम आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, मैं यहां से क्या कर सकता हूं पता है, मोलर मास निकाल सकता हूं,
क्यों, इसका कैसे निकालूंगा वो मैं आपको बताता हूं अभी। अब ध्यान से देखना, पहली चीज उसने पूछी थी इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए होते हैं मोल्स। याद है सभी को, मोल्स चाहिए होगा, मोल्स में सबसे छोटा जो आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि किसका निकालोगे। हाइड्रोकार्बन किस किस से मिलकर बनता है, कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से, तो आपको परसेंटेज भी किसका चाहिए होगा, सिर्फ कार्बन का और सिर्फ हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना मैं निकालूंगा कैसे। मैं जानता हूं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब कि जब यहां पर 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है। सही है, सही है। 44 कैसे आया, अरे उसका फॉर्मूला है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 12 + 32, समझ गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो आ जाएगा। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम CO2 कार्बन होता है। अगर ये समझ में नहीं आता एक बार फिर से देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, ये CO2 बनाता है, तो ये कितना होगा, देखो कार्बन मतलब 12 प्लस इसका 32, तो कितना हो गया 44। अब एक बार समझा दिया, वाटर का डायरेक्ट लिखेंगे अपन, क्लियर है। चलो तो ये हो गया। तो अब यहां पे ध्यान से देखना, जब इतना बन रहा है तो मतलब 3.38 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा है, तो इसके अंदर भैया कितना ग्राम होगा ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, क्योंकि मैं x यहां पर ले चुका हूं तो x नहीं लूंगा, यहां पे मैं मान लेता हूं कि m भी नहीं ले सकते, z ग्राम। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जलता है ना, तो 12 ग्राम तो उसके अंदर कार्बन ही होता है ना। तो जब भैया 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जलेगा तो क्या होगा, z ग्राम ऑफ कार्बन होगा। z क्या है, z सिर्फ सपोज किया है हमने कोई भी चीज, तो z की वैल्यू निकालो जरा। तो z इज इक्वल टू कितना आएगा यहां पर, इसको मैं निकालूंगा तो 12 × 3.38 डिवाइडेड बाय 44, है ना इजी। क्या हुआ, यहां पे इसको लेके गया, यहां पे इसको लेके गया, तो ऐसा निकाल दिया। तो मतलब z की जो वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो देखो यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ये मेरे को दिख रहा है 12 4 जब तो अपना कितना होता है 48 होता है, लगभग यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ कटेगा, इसको कैलकुलेट करूंगा 0.92 कुछ आएगा, ऐसा 0.92 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब क्या समझ में मेरे को इसमें आया कि 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0.92 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कार्बन की, समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, गिवन वेट आ गया। अरे वाह, गिवन वेट आ गया। तो चलो अपन मोल्स भी निकाल सकते हैं फिर इससे, तो अपन अभी वो निकालेंगे। ठीक, चलो अपन आगे चलते हैं, इसको कैसे निकालेंगे यहां पे आगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपका कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो भाई 0.0690 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना आपका होगा, तो इसको भी ZH लिख देता हूं, ZH2 होगा ऑफ क्या हाइड्रोजन होगा, नहीं पता तो इसको निकाल लेते हैं। तो ZH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपके पास हो जाएगा 2 × 0.690 डिवाइडेड बाय 18, इसको कैलकुलेट करो 0.076 कुछ ऐसा आएगा आपके पास। समझ गए, क्लियर है, मजा आया। बस अब कुछ नहीं करना। अब यहां पे अपन निकाल लो परसेंटेज कंपोजिशन कि भैया कितना परसेंट। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या है, अपने पास 0.92 आपके पास क्या है, कार्बन है, और आपके पास 0.076 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये पता चला है कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर ये दो चीजें ऐसे प्रेजेंट है, लेकिन कितने परसेंट में प्रेजेंट है ये नहीं पता ना। तो क्या करोगे, देखो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है। चलो देख लेते हैं, अपन लगा लेते हैं। यहां पर मैं लगाऊंगा परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला। किसके लिए लगा रहा हूं, अभी मैं लगा रहा हूं कार्बन के लिए। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन लगा रहा हूं। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन के लिए लगा रहे तो मास कितना होगा 0.092। तो भैया 0.92 नहीं है, 0.92 डिवाइड बाय मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल एलिमेंट, जितने भी कंपोनेंट है एक कंपाउंड के अंदर। तो ये कितना होगा टोटल, मतलब कि एक कार्बन का और प्लस 0.07 किसका, आपके हाइड्रोजन का।
0.076 है। तो यहाँ पे देखो 0.076 अगर इसमें प्लस हो गया, लगभग 1 दिख रहा है, परसेंटेज है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 से करना पड़ेगा, अभी बताया था। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये जाएगा आपके पास 92%। 92% किसका है, किसका है, ये आपके कार्बन का है। क्लियर। चलो अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लूं क्या, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लूं तो क्या आएगा, देखो तो कुछ मत करो ना, देखो ये तो पूरा 1 ही हो रहा है, अभी करके देखा। और हाइड्रोजन में भी आपको करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टोटल से, तो डायरेक्ट लिख दो, यहां पर 2 पॉइंट कम करके लिख दो तो 7.6% आएगा। सही है, यहां तक समझ में आ गया सबको, क्या कर दिया मैंने। देखो भाई डिनोमिनेटर तो वैसे ही 1 हो जाता, इसके जैसे वैसे ही 1 हो जाता, तो मैंने कर क्या दिया, डायरेक्ट इंटू से 100 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, समझ गए, तो वो करा है। तो हमारे पास परसेंटेज आ चुका है, परसेंटेज आ चुका है, तो क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं, अरे बहुत इजीली निकाल सकता हूं। मतलब कि मेरे पास, अब ध्यान से देखना, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, एक अलग सी चीज, मतलब अगर आपका 100% का ये XY कंपाउंड है, मतलब ये जो X गैस है, ठीक है, 100% की X गैस है, तो उसके अंदर सिर्फ 92% कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन का परसेंटेज है 7.6%। मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया 100 ग्राम में क्या होगा, तो होगा वो 92 ग्राम किसका होगा, कार्बन का, और आपका हाइड्रोजन का कितना होगा, 7.76 ग्राम। ठीक है। तो मेरे पास देखो, मैंने अभी जो बोला है वो गिवन वेट हो गया। तो अब यहां पे मैं मोल्स निकाल सकता हूं कि NC मोल्स निकाल रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 92 डिवाइडेड बाय 12, 92 डिवाइडेड बाय 12, तो 19 7 जा कितना होता है, कम होता है सर, 19 8 जा वो कितना होता है आपका, लगभग 96 होता है, इतना ही होता है। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 7.7 कुछ आएगा, 6%। ठीक है सर। तो मोल्स कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ कार्बन के जो मोल्स आ गए 7.6 आ गए। चलो तो ना हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे, देखो यहां पर कितना है, 7.6% तो इसका है, और इसको थोड़ा डिवाइड कर लो, मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 7.6%, 7.6 आ जाएगा। और अब दोनों के मोल का रेशियो कितना दिख रहा है, देखो NC रेशियो NH कितना दिख रहा है, 1:1, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH, बस ये आ गया। देखो सर आपने कहा था कि अगर मोल से जो छोटा रहेगा उससे डिवाइड करेंगे ना, अभी छोटा तो कोई है ही नहीं, छोटा दोनों ही 1 है, तो उसका अगर डिवाइड कर दोगे 1 से तो मतलब ही क्या, रेशियो तो 1 ही आएगा, और जो रेशियो आता है वही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ये देखो CH, तो जो CH आया हमारा वो इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो CH हमारा आया वो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब निकालना था हमें मोलर मास, तो एक तो हमारा हो गया जिसमें आया अपना आंसर CH। क्लियर। अब निकालते हैं मोलर मास, इसको लिखो फिर खट से बताता हूं। तो चलो अब अपन क्या करते हैं, यहां पर ये निकालना है हमें क्या, यहां पर मोलर मास ऑफ द गैस, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, सिर्फ CH, ये आया था। ठीक है। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था आपसे कि मैं किससे निकालूंगा, यहां पे इससे, लीटर वाले से। तो फिर से लिख लेते हैं एक बार थोड़ा जल्दी से कि X ग्राम भैया गैस थी, वेल्डिंग वाली कोई भी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा था, तो वहां पर आपका CO2 बन रहा था और वाटर बन रहा था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे मेन कि उसने बोला STP पर जब 10 लीटर वॉल्यूम उसने देखा, तो आपकी जो गैस का जो मास था वो कितना था, यहाँ पे 11.6 ग्राम था। अब ध्यान से सुनना, कोई भी वॉल्यूम हो गैस का STP पे, तो स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, 22.4 को, है ना, 22.4 को। तो यार मैं ये बोल सकता हूं, जब 10 लीटर था तो 11.6 ग्राम उसका मास था, फाउंड टू वे इतना वाला। ठीक है। तो जब STP पर होगा, मतलब 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम की मैं बात करूंगा, तो भैया कितना ग्राम रहेगा गैस का, X ग्राम। X में बार बार ले लेता हूं, मेरे उसमें है कि अपन X ही सपोज करते हैं। ठीक है। तो इसको फिर से Z लिख लो, Z लिख लो इस बार। ठीक है। चलो Z नहीं Y लिख लेते हैं, Y ग्राम। ठीक है। ये इसको ऐसे करके ऐसे काट देने का, थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो अजीब दिख रहा है तो मैं इसको ना वापस से ऐसे लिख दे रहा हूं, मैंने उसको मिटा दिया। चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो भैया Y ग्राम निकाल लो ना, तो यहाँ पे जो Y ग्राम आएगा वो कितना आएगा, देखो इसको लिखो, तो 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10।
अब 10 का डिवाइड तो बहुत इजी होता है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 1.16 इंटू 22.4, इसको सॉल्व करोगे तो 25.9 कुछ आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 26। कह दो तो लिख दूं, चलता है। तो ये आपका क्या आ गया, मोलर मास। ये आ गया आपका मोलर मास ऑफ एक्स ग्राम गैस। ठीक है, ये आ गया एक्स ग्राम नहीं एक्स गैस। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास एक आ गया मोलर मास। इंपेरिकल मास हम निकाल सकते हैं, तो क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं? रिलेशन पता है? पता है क्या होता है? देखो, तो यहां पर एक होता है आपका रिलेशन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल होता है वो, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, एन। एक और होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास इज इक्वल टू एन। तो मतलब मुझे एक चीज दिख रही है कि एन दोनों में कॉमन है, दिख रहा है कैन। तो अगर मैं एन की वैल्यू निकालूं तो मेरे को दोनों चीज मिल जाएगी। तो अब मैं यहां से निकाल क्या सकता हूं, एन की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इससे निकालूं या इससे निकालूं। यहां पर मुझे तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो दिख रहा है बस, लेकिन एन की वैल्यू आएगी कहां से, उसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सी एच है, सी एच में कहां वैल्यू दिख रही है, वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं। तो यहां पे मैं किससे निकाल सकता हूं, इंपेरिकल मास से। मोलर मास मेरे पास है, ये देखो अभी निकाला है ना। तो चलो सारी चीजों को पुट करके देख लेते हैं क्या आता है, अपन फिर उसको आंसर लगा देंगे। चलो देख लो, यहां पर मोलर मास आया आपका 26। इंपेरिकल मास मतलब कि जो आपकी ये फॉर्मूला बना इसका मास। तो कार्बन कितना होता है देखो 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो आ गया 13। ये आपका क्या आ गया, इंपेरिकल मास। तो मैं यहाँ पे सिर्फ EM लिख रहा हूं, ठीक है, इंपेरिकल मास। चलो तो यहां पे लिख दूं मैं 13 से इसको डिवाइड कर दूं, तो यहां पर क्या आएगा 2 आ गया। और ये क्या है आपका एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आ गई 2। अरे यार आ तो गया आंसर। क्या करना है अब, यहां पर पुट करना है, हमें निकालना क्या है, एमएफ। एमएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहां पर 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया आपका C2H2, खत्म। देखो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया अपना, समझ गए। C2H2 यहां पे लिख सकता था वैसे। चलो देख लो, तो वापस लिख देता हूं एक बार अच्छे से कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला CH था, एन की वैल्यू 2 आई, तो अपना आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास C2H2, खत्म। ये थोड़ा अच्छी जगह लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ गए। तो आपको ऐसे सॉल्व करना था। कितना ईजी था ये बताओ खुद, बहुत ईजी था। कहां से चले हम, देखो यहां पे अगर मैं चलूं पीछे 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 इधर, यहां से हम आगे चले थे। यहां पे क्या क्या था, ये सारी की सारी चीजें थी, तो इसको भुन ढुन ढुन गायब। देखो यहां पे निकले थे, ये इक्वेशन को बनाया, इससे बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। क्या कि 10 लीटर, और यहां पे अपन इस ग्राम से क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। क्या निकाल सकते हो, मोलर मास। क्योंकि देखो कैसे आ रहा है, पूरा का पूरा गैस आ रहा है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा गैस आ रहा है, ठीक है। तो मोलर मास यहां से निकल जाएगा, क्लियर। तो ये जो है ऐसी प्रोसेस से चले, यहां से परसेंटेज निकाला। क्या क्या निकाला है, सबसे मेन क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें कार्बन कितना प्रेजेंट है वो निकालना था। तो परसेंटेज में अपन कार्बन निकाल लिए। और परसेंटेज का मतलब क्या है कि भैया जो परसेंटेज होगा, जो कंपाउंड है अपन उसको 100 ग्राम मान के चल रहे हैं। और 100 ग्राम अगर कार्बन है तो आपका 92% वो घेर के रखा है, तो मतलब 92 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा, और 7.76 ग्राम हाइड्रोजन होगा। क्लियर, इतना लेके चले। तो मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि 92 जो है ग्राम है कार्बन का, 7.6 ग्राम है हाइड्रोजन का। तो ये जो हो गया मेरा गिवन वेट हो गया। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे को एक वैल्यू मिल गई, मुझे एक वैल्यू मिल गई। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अपना ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 7.76 परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7.76 डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट का, तो ये रख दिया। तो टोटल कंपोनेंट का करेंगे तो वैसे ही बना रहा था, ठीक है। तो इंटू डायरेक्ट 100 से कर दिया, तो मैंने 7.6 परसेंटेज आ गया। क्लियर, तो ये हो गया परसेंटेज में, ये ग्राम डिवाइड कर तो उसका मोलर मास 1, तो मोल आ गए। मोल सबसे छोटा कौन सा था, दोनों ही एक जैसे हैं, तो रेशियो क्या है, 1:1 है। तो ये जो रेशियो रहेगा वही सीधे पुट कर दोगे, कार्बन और रेशियो, ठीक है। तो कितना आ गया, CH आ गया, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये बना। उसके बाद क्या करा, देखो ये जो फॉर्मूला बना, यहीं से हमने सीधा जो यह है जो मेन जो रिलेशन है ये पुट कर दिया। क्लियर,
समझ गए? तो यहां पर ये जो क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था, 3 चीजें पूछी थी इसलिए थोड़ा लंबा गया। क्लियर है? समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि रहेगा आपका 35th क्वेश्चन कि ये, चलो ये देखते हैं, ये वाला सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl, पानी में बना हुआ HCl का सॉल्यूशन, टू गिव CaCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या लिखिए एक बार अपन खुद से लिखते हैं, CaCO3 जो है जो कि सॉलिड है प्लस 2 HCl जो कि एक्वस है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो CaCl2 बन रहा है जो कि एक्वस फेस में है, और यहाँ पर CO2 गैस बना रहा है जो कि गैस फेस में है, सिंपल सी बात है, और H2O है जो कि लिक्विड में, मतलब पानी। अब इसमें क्या पूछा है, वॉट मास ऑफ CaCO3, फिर सुनना, वॉट मास ऑफ CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। तो भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, ठीक है, पुराना वाला लगा लो लॉजिक। अभी हमको दिख क्या रहा है, कुछ दिख रहा है, सिर्फ रिएक्शन दिख रही है सर। तो देखो यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब कितना होगा ये, यहां पर अगर आप करोगे तो 40, 48 और यहां पर 12, तो लगभग यहां पे आ रहा है देखो 100 ग्राम ऑफ CaCO3। मैंने अभी क्या करा, 40, 12 और 48, यहां पे मैंने मोलर मास कैलकुलेट किया, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब मुझे क्या दिख रहा है, ये 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 × 36.5 ग्राम ऑफ HCl के साथ। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये 36.5 क्या है, वो HCl का मोलर मास, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा निकाल लूं कि कितने ग्राम ऑफ CaCO3 लगेंगे HCl जब आपका होगा 25 ml ऑफ 0.75 मतलब मोलर HCl के साथ, मतलब यहां पर मुझे एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, जिससे मैं क्या निकाल सकता हूं कि कितना ग्राम इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अब ध्यान से सुनो एक और चीज, ये जो है ये 1 मोलर के लिए थी, ये जो है वो ये 1 मोलर के लिए थी, है ना। अब यहां पर क्या हो गया, 0.75 मोलर हो गया। तो अब मुझे चीजें थोड़ी अलग करनी पड़ेगी, ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर हमको क्या पता है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 0.75 मोलर HCl है, ठीक है, मेरे पास गिवन वेट नहीं है तो मुझे गिवन वेट निकालना है। तो गिवन वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 0.75, क्योंकि ये मोलर है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है ना, 1 लीटर का सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मोल हो गया, यहां पर मैं रखूंगा गिवन वेट ऑफ HCl और डिवाइड में कर दूंगा इसका मोलर मास 36.5। तो यहां पर कितना जाएगा, 0.75 इंटू 36.5 इज इक्वल टू आ गया गिवन वेट ऑफ HCl। क्या करा मैंने, कौन सा फॉर्मूला रखा है, ये मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो वाला फॉर्मूला रखा है। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, देखो गिवन वेट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि 0.75 मोलर के अंदर कितना है, तो 7.37 ग्राम ऑफ HCl घूम रहा है। आप समझ गए क्या केस था, मतलब कि जो HCl, कितना HCl 0.75 को बनाने में लगा, तो कितना लगा, 37.37 ग्राम ऑफ HCl लगा, वो निकल गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो ये चीज तो एक से निकल गई। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब एक चीज और समझो, तो एक चीज और ध्यान से सुनना, जब मैं ऐसे बात करूं कि मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, 25 ml है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा अब कि 27.37 अगर ये 1000 ml में जाता, 1000 ml में जाता तो यहां पे 0.75 मोलर का सॉल्यूशन बनता। सही है, सही है। तो अब अगर 25 ml का हमें सॉल्यूशन बनाना है तो कितने ग्राम ऑफ HCl जाना चाहिए, यही तो निकालना है बस, सिर्फ ये निकल गया तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास 27.37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, x ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। तो 25 और ये 4 ऐसा आ गया,
ठीक, क्लियर। इसको जरा और सॉल्व कर लीजिए जरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 40 आएगा, वैसे तो 4 अकेला थोड़ी आएगा, 25 4 1000 थोड़ी होता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। देखो तो ये मुझे लगभग दिख रहा है क्या, 6 8 4। देखो यहाँ पे अगर मैं 4 से सिर्फ काटता हूँ तो 4 6 से जाता है ये 24, और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल 1 से भी डिवाइड करो 0.684 कुछ आएगा। मतलब कि सिर्फ अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 6.84 आएगा, 10 से और कर दो तो 0.6 जाएगा, पॉइंट खिसक गया, या सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या पता चला, फिर से सुन लो कि भैया जब मुझे ये बनाना था ये वाला सॉल्यूशन 27.37 ग्राम जा रहा था 1000 ml में, तो इतना बन रहा था। तो 25 ml अगर मुझे सॉल्यूशन बना दिया तो कितना ग्राम होगा उसके अंदर, इतना ग्राम होगा। कितना ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा बस इधर उधर का खेल। तो मुझे अब एक चीज मिल गई, क्या, ग्राम। यहाँ पे वेट मिल गया HCl का जब उसके अंदर 25 ml का सॉल्यूशन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भैया, जब 100 ग्राम ऑफ CH3 कर रहा था इसके साथ, तो यहां पर देखना 0.684 ग्राम ऑफ HCl होंगे, तो कितने ग्राम ऑफ, तो x ग्राम ऑफ CaCO3 के साथ वो रिएक्शन कर रहा होगा। समझ गए। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं। देखो मैं आपको वापस से रिपीट करूंगा, सिर्फ ये वाला समझो कि 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट कर रहा था इतने के साथ, तो इतना कितने के साथ करेगा वो रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 100 इंटू 0.684 डिवाइडेड बाय, इसको करो 2 इंटू 36.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा, ठीक है। ये इधर, बाकी के दोनों इधर। क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर। अब इसको बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट आएगा वो आएगा 0.93, ये आ जाएगा 0.93 ग्राम ऑफ CaCO3 क्या कर रहा होगा, आपके साथ रिएक्शन कर रहा होगा। अब चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपके पास ये जो है ये आ गया, मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। कैसे, समझो। ये जो है रिएक्शन हो रही है, गिवन है, ठीक। तो मुझे क्या दिख रहा है, इसका जो मोलर मास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना है, 100 ग्राम है। अब ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। तो जो 100 ग्राम है, ये देखो जो 100 ग्राम है वो रिएक्शन कर रहा है कितने के साथ, देखो आपके 2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl के साथ। ये वाला यहां से दिख रहा है ना, समझ गए। अब सुनो, तो भैया कितने ग्राम ऑफ CaCO3 लगेंगे जब 25 ml ऑफ 0.75 ग्राम ऑफ HCl, मतलब इतना मोलर सॉल्यूशन होगा तब, ठीक है, समझ गया। अब यहां पर हमारे पास एक समस्या फंस गई थी, क्या, क्योंकि हमें पता है कि जो मोलरिटी का सॉल्यूशन बनता है वो 1000 लीटर में बनता है, ठीक, 1000 ml होंगे लगभग, है ना, समझ गए। अब सुनो, लेकिन इसने क्या दे दिया, 25 ml दे दिया। तो हमें अब पता करना पड़ेगा कि कितना ग्राम जो HCl है वो उस 25 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर होगा, ठीक, समझ में आ गया। अब सुनो और अच्छे से, तो भैया हमने यहां से निकाला कि 0.75 ml में कितना HCl होगा। तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइड बाय गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, इतने ग्राम ऑफ HCl होंगे तब जाके 0.75 मोलर सॉल्यूशन बन रहा होगा 1 लीटर के अंदर, ठीक है। ये वाला वही वाला रिलेशन है क्या, कि मोलरिटी इक्वल हो जाती है मोल्स के जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होता है। ये वही वाला रिलेशन है, ठीक है। तो घबराना नहीं, तो यहां पे जो मैंने ये लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मोल्स है इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो अब क्या करा मैंने, यहां से मास निकाल लिया, गिवन वेट इतने में लग रहा होगा, पहला चीज। दूसरा ये हो गया, अब यहां पे ये जब आ गया मेरे पास, तो इतने ग्राम 1000 ml में गया तब इतना सॉल्यूशन बना। तो अब अगर इतना ग्राम जाएगा कितना, 25 ml के अंदर, तो कितना ग्राम जाएगा, मतलब कि इसमें जब जाएगा तो 25 ml में कितने ग्राम HCl होंगे, तो इतने होंगे। सब आ गया, यहां पे मैंने पुट कर दिया और फिर ये वैल्यू आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बस जो था एकदम स्मॉल था, जिसको ये समझ में ना आया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि दूसरी बार रिपीट करा है। क्लियर, तो बस इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलिए अब लगभग आपका आ गया 36 क्वेश्चन, लगभग क्या ही गया।
यहाँ पर क्या है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन दी गई है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। यार अभी तो करके आए थे, जस्ट अभी ही अपन ने ऐसे ही करा था कि कितना ग्राम कितने में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो देखो मैं तुरंत करके दिखाऊं कैसे। एक बार सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिएक्शन लिख ले। तो MnO2 जो कि क्या है, एक सॉलिड है, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, 4 HCl के अंदर, जो कि क्या है, एक एक्वस है। तो बना क्या रहा है, चलो देख लो। जहां पर अब इससे मतलब नहीं है, वैसे तो आपका वाटर दे रहा है और आपको दे रहा है MnCl2 और यहाँ पर Cl2। मैंने नीचे वाले नहीं लिखे, ठीक है, किस फेस में। चलो अब उसने क्या पूछा है, बहुत ईजी बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला लगाओ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो 55 + 32, ठीक है, 32 कितना होगा, लगभग यहां पर 87 ग्राम ऑफ MnO2 इज रिएक्टिंग विथ 4 × 36.5 ग्राम ऑफ HCl। एम आई राइट? जो अपन ने पिछली बार करा था वही इधर कर। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसने क्या पूछा है तुमसे, बिल्कुल इजी सा, एकदम ही इजी। यार तुम अभी कर लोगे, कैसे करोगे, देखो कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। 5 ग्राम HCl के अंदर कितना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होगा। तो यार पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl निकालना है, तो मतलब इसको रख दो पहले ही x, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं पता। ठीक है, तो चलो इसको रखो। तो 5 ग्राम ऑफ जब MnO2 होगा तो कितने HCl होंगे, ये निकालना है। तो कर लोगे इतना, कैसे, इधर को अल्टा पलटी। x ग्राम ऑफ HCl होंगे जब यहां पर 5 ग्राम होगा, कैसे करेंगे, 87 को नीचे रखेंगे अपन ऐसे, डिवाइडेड बाय, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 × 36.5 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 5, कैलकुलेट करें तो 36 क्या होता है, 72 होता है। 0.5 लिखा है तो 2 जब रिएक्ट करेंगे तो 73 हो जाएगा। ठीक है, तो 73 हो जाएगा 146 × 5 डिवाइडेड बाय 87। ठीक है, ये मैंने अपने तरीके से करा है सॉल्व। चलो क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। क्या आएगा, देखो यहां पर आपका लगभग हो जाएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो 8.39 आपका लग जाएगा ग्राम। ये तो बहुत इजी लगा होगा मेरे ख्याल से। करा क्या था, ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे अपने खत्म हो गए हैं। देखो भाई फिर से सुन लो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस पर हो रहा है। यहाँ पर अपन स्टोइकियोमेट्री से बहुत सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, MnO2 था, पूरा का पूरा उसका मास निकाल लो, पूरा मास निकाल लो, कितना है 87 ग्राम उसका मास आ गया। ठीक है, और अब इसका भी निकाल लो 4 HCl का, तो उसका मास कितना आ गया 4 × 35.5 आ गया। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि 87 ग्राम मतलब 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्शन कर रहा है इतने के साथ। पूछा क्या था, पूछा था तो भैया 5 ग्राम ऑफ MnO2 कितने के साथ HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ये पूछा था, है ना। तो क्या करोगे, यहां पर देखो अल्टा पलटी कर दो। तो हमने बोला, हम बहुत चालाक हैं, हमने बोला तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 रहेगा ना, वो x ग्राम के साथ करेगा। तो उसने पूछा x ग्राम क्या वैल्यू क्या है, तो ये देखो मैंने कहा कि x ग्राम ऑफ HCl भैया ऐसा निकलती है, तो इतनी आ गई। x ग्राम का मतलब मेरा था 8.39 ग्राम MnO2 जो रहेगा HCl रहेगा जब आपका 5 ग्राम MnO2 रहेगा। क्लियर, समझ गए। ठीक है, एक बार खुद भी ट्राई करो, खुद अपने सपोज कर लो कि भैया जब मेरे पास 10 चॉकलेट थी तो मेरे पास 4 लोग थे। ठीक है, अब मेरे पास 3 लोग हैं तो कितनी चॉकलेट का बंटवारा होगा, ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा चलना है कि उतने समय में ऐसा था तो इतने समय में कितना होगा, ऐसे जब भी चीज निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये 36 क्वेश्चन हमारा यहां पर फिनिश। ठीक है, तो यहां पर हमारा अब खत्म होता है 36 क्वेश्चन, और इसी के साथ हाँ जी अब कोई भी क्वेश्चन के बाद नहीं बचा है। सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से एक भी चीज में अब नहीं फंसोगे। इस चैप्टर से अगर कुछ आ गया तो सारा का सारा सॉल्व करोगे तुम। सही बोल रहा हूं, कर लोगे ना। हाँ बस ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो
तो बताएं हमें कि कैसा लगा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में भी आ सकते हैं, लाइव क्लासेस वगैरह जो चल रही हैं वो, और आपके साथ जो आस्क डाउट सेक्शन में भी आप जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो था अपना सब, यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 है यहाँ पर आपका फिनिश हो चुका है एनसीईआरटी का। बहुत प्रैक्टिस करते रहें, और स्टोइकियोमेट्री में अगर थोड़ा सा फंस गए होगे तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूंगा जहां पर अपन कुछ और चीजें को सॉल्व कर रहे होंगे या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप सभी मेरे को अगले वाले वीडियो में देखेंगे और मैं मिलूंगा वहां लर्नो अफिलिएट पर। बेस्ट जान, थैंक यू, बाय बाय।